नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है परीक्षा वाणी MCQ सीरीज़, और आज हम हिस्ट्री की यहाँ पर 18वीं क्लास कवर करेंगे। अभी तक हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी के हिस्ट्री के 17 पार्ट्स में 850 MCQs को कवर कर लिया है। अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम पूरी परीक्षा वाणी को MCQ के रूप में यहां पर कवर कर रहे हैं और इन MCQs को पूरी डिटेल के साथ कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए, जो उत्तराखंड की सबसे बेसिक बुक है परीक्षा वाणी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब रोहिल सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र पर अधिकार किया था तो उस समय पंवार राजा कौन था। देखिए, रोहिल्लाओं का कुमाऊं पर अधिकार, कुमाऊं पर इन्होंने कब आक्रमण किया था? 1743-44 में किया था, कल्याण चंद के समय में किया था। और इसको लेकर क्वेश्चन बना है कि इस समय कल्याण चंद की मदद किसके द्वारा करी गई? प्रदीप शाह के द्वारा करी गई। और इस काल को गढ़वाल और कुमाऊं के बीच मित्रता का काल कहा जाता है। इसके बाद रोहिल्लाओं ने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया और दून क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। यह आक्रमण इन्होंने 1757 में किया था और उस समय प्रदीप शाह यहां के राजा थे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यानी जब 1743-44 में कुमाऊं पर आक्रमण हुआ रोहिल्लाओं का, तब भी प्रदीप शाह शासन कर रहे थे, और जब गढ़वाल के दून क्षेत्र को इन्होंने अपने कब्जे में लिया तो भी शासन किसका था? प्रदीप शाह का था। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। प्रदीप शाह की बात करें, 1717 में ये गद्दी पर बैठे थे और 1772 तक ये शासक रहे थे। काफी कम उम्र में, लगभग 7 साल की उम्र में ये राजा बन जाते हैं, और इनके राजा बनने का जो ये वर्ष है ये पेपर में आ चुका है। इनकी जो संरक्षिका थी, इनकी माता थी, जिनका नाम था कनकदई। कनकदई किसकी संरक्षिका है? आप कहेंगे प्रदीप शाह की। और जब तक कनकदई इनकी संरक्षिका के तौर पर काम करती है, उस टाइम को गढ़वाल का ब्लैक पीरियड कहा जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से वह चंद शासक जिसने बेगार पर रोक का पहला ऐतिहासिक कदम उठाया था। तो बेगार पर जो कुली बेगार थी, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला प्रयास किस चंद राजा के द्वारा किया गया? यह था बाज बहादुर चंद। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बाज बहादुर चंद ने महीने में 1 दिन के बेगार से ज्यादा करने पर प्रतिबंध लगाया था, और इसको ऐतिहासिक कदम माना जाता है बेगारी रोकने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बाज बहादुर चंद को लेकर के 4-5 क्वेश्चन और आपके पूछे जाते हैं, यहीं पर नोट कर लीजिए। एकमात्र चंद शासक है जिसका चित्र उपलब्ध है। दूसरा, इसने शौका जनजाति के ऊपर सिरती नामक कर लगाया था। इसी के द्वारा जो युद्ध के समय टैक्स लिया जाता था, मांगा, इसी के द्वारा लगाया गया। इसके अलावा कुमाऊं में जजिया कर, नमक कर, इनको लगाने वाला भी कौन था? बाज बहादुर चंद। एक क्वेश्चन बनता है कि किस चंद राजा ने अपने दरबार को मुगल दरबार के समान बनाने का प्रयास किया? वो भी बाज बहादुर चंद था, ठीक है। और एक और प्रश्न आपसे बनता है कि किस चंद राजा को बूढ़ा अत्याचारी शासक कहा जाता है? वो भी कौन था? बाज बहादुर चंद। हुसैन खान टुकड़िया के मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित किस चंद शासक ने पुनः तराई पर अधिकार कर लिया था? हुसैन खान टुकड़िया अकबर का ही एक सेनापति, आप इसको कह सकते हैं, अकबर का ही एक सामंत था, और इसने तराई भाबर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था रुद्रचंद के समय में, ठीक है। जैसे ही हुसैन खान टुकड़िया की मृत्यु होती है, वापस से कौन अधिकार कर लेगा तराई क्षेत्र पर? रुद्रचंद कर लेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जब ये यहां पर कब्जा कर लेता है, अकबर को जब ये बात पता चलती है तो वो मुगल सेना को यहां पर भेजता है। उस सेना के सेनापति के साथ रुद्रचंद मल्लयुद्ध करता है और उसको पराजित कर देता है। उसके बाद अकबर से मिलने को इसको बुलाया जाता है। लाहौर में 1588 में इसकी अकबर के साथ मुलाकात होती है। अकबर की यह अधीनता को स्वीकार कर लेता है और नागौर के युद्ध में इसे भेजा जाता है। वहां से जब वापस आता है, इसको तराई की जागीर अकबर के द्वारा प्रदान कर दी जाती है, और फिर यह आकर यहां पर बंदोबस्त करता है, रुद्रपुर नामक नगर बसाता है। एक छोटी सी कहानी जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इससे आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अकबर के समकालीन चंद राजा कौन था, अकबर के और उसकी मुलाकात कब हुई, कहां पर हुई, इस टाइप के प्रश्न। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने मांगा कर लगाया था। देखिए, मांगा कर चंद काल में भी और गोरखा काल में भी लिया जाता था। युद्ध के समय इमरजेंसी तौर पर इसको वसूला जाता था और गोरखा काल में प्रत्येक युवाओं से 1 रुपए कर के रूप में इसे वसूला जाता था। युद्ध के समय भी लेते थे और युवाओं से भी लेते थे। इस कर को लगाने का जो श्रेय जाता है वो बाज बहादुर चंद को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देवीय न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए किसने चीफ कोर्ट की स्थापना करी और न्यायालय के शुल्क के रूप में टिकट प्रथा प्रारंभ करी थी। तो चीफ कोर्ट की स्थापना किसने करी थी? कई बार हमने इसको कवर किया है। चीफ कोर्ट की स्थापना प्रताप शाह के द्वारा करी गई थी और इसके द्वारा यहां पर शुल्क के रूप में टिकट लगाने की प्रथा को भी शुरू किया गया। जैसे 1-2 क्वेश्चन है प्रताप शाह को लेकर जो कई बार रिपीट हुए हैं, हो सकता है ये भी आपके रिपीट क्वेश्चन बन जाए। पुलिस व्यवस्था किसने शुरू करी टिहरी के अंदर? आप कहते हैं प्रताप शाह। अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू करी? तो भी आप प्रताप शाह कहते हैं। प्रिंटिंग प्रेस किसने बनवाई सबसे पहले? तो भी प्रताप शाह। इसी से इसके साथ इस फैक्ट को भी याद कर लीजिए कि टिहरी में चीफ कोर्ट की स्थापना सबसे पहले किसने करी? तो आप कहेंगे प्रताप शाह। और टिकट लगाने की प्रथा को इसने शुरू किया। जो टिकट लगाने की परंपरा थी कोर्ट में फीस के बदले में, इस प्रथा को तलवाना कहा जाता था। टिकट लगवाने को क्या कहा जाता था? तलवाना कहते थे। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, टिहरी में पहला खैराती अस्पताल या टिहरी का पहला हॉस्पिटल 1876 में खोला गया था। इन्हीं के द्वारा खोला गया था और इसमें वैद्य किसको नियुक्त किया गया था? हरिराम बड़ोनी को नियुक्त किया गया था। हरिराम बड़ोनी श्रीदेव सुमन के पिता थे। ठीक है, नेक्स्ट है, जो महत्व चंद राजाओं के लिए माल यानी तराई क्षेत्र का था, वही महत्व पवार राजाओं के लिए किस क्षेत्र का था? तो देखिए, जो 84 माल परगना था, जो 84 कोस में फैला हुआ था, और 9 लखिया माल परगना भी जिसको कहते हैं, जहां से 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी। यह आपका मुख्यतः तराई का इलाका था जो चंदों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था राजस्व की दृष्टि से। वही महत्व पवार राजाओं के लिए दून क्षेत्र का था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जैसे चंद काल में लगातार आक्रमण होते रहते थे तराई पर, वैसे ही गढ़वालों के शासन में, पवारों के शासन में लगातार दून क्षेत्र पर आक्रमण होते रहते थे। नेक्स्ट है, रोहिल्लों ने पवार राज्य पर अपना दूसरा आक्रमण 1786 में किसके नेतृत्व में जयकीर्ति शाह के समय पर किया और दून क्षेत्र को नष्ट किया था? गढ़वाल पर पहला रोहिल्ला आक्रमण अभी हमने ऊपर देखा था 1757 में किया गया था प्रदीप शाह के शासन काल में। ठीक है, वह जो आक्रमण हुआ था वह रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला के नेतृत्व में हुआ था। उस आक्रमण के बाद 1757 से लेकर 1770 तक दून क्षेत्र पर रोहिल्लों का आक्रमण रहता है। उसके बाद नजीबुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और वापस से दून क्षेत्र गढ़वाल का हिस्सा बन जाता है, पवार राज्यों के अधीन आ जाता है। 1786 में दूसरा यहां पर रोहिल्ला आक्रमण होता है और यह आक्रमण गुलाम कादिर के नेतृत्व में हुआ था। किसके शासन काल में? जयकृत शाह के शासन काल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, तलवाना क्या है? अभी हमने ऊपर देखा कि टिहरी में चीफ कोर्ट की स्थापना करता है प्रताप शाह और उसके लिए फीस के तौर पर, शुल्क के तौर पर वो टिकट लगाने की प्रथा को शुरू करता है। तो टिहरी रियासत में कोर्ट फीस हेतु टिकट लगाने की परंपरा को क्या कहते थे? तलवाना कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा टिहरी रियासत के अंदर वाद विवाद से संबंधित जो रजिस्टर होता था, जिसमें सारे वाद विवादों को लिखा जाता था, उस रजिस्टर को फर्द तनाजा कहा जाता था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, शेरगढ़ के किले का निर्माण निम्न में से किस पवार शासक के समय में माधो सिंह भंडारी ने किया था? तो माधो सिंह भंडारी, जिन्हें गर्वभंजक कहा जाता है, इन्होंने शेरगढ़ के किले का निर्माण किया था महीपति शाह के शासनकाल में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 1635 में जब महीपति शाह की मृत्यु होती है और शाहजहां का आक्रमण होता है, नवाजत खान के नेतृत्व में मुगल सेना आती है, सबसे पहले वो इसी किले को अपने अधिकार में करते हैं। शेरगढ़ का किला यमुना नदी के तट पर इसे बताया जाता है और इस पर अधिकार कर लिया था मुगलों ने जब 1635 में आक्रमण किया था। किसके द्वारा इसको बनाया गया था? माधो सिंह भंडारी। और किसके काल में बनाया गया? महीपति शाह। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने जुआ खेलने पर कर लगा दिया था?
तो जुआ खेलने पर टैक्स लगाने वाला, जुआ कर लगाने वाला पहला चंद शासक कौन था? ये था जगत चंद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जगत चंद की बात करें, जगत चंद 1708 से लेकर 1720 तक शासन करता है। इसका टाइम पीरियड आपने याद करना है क्योंकि इसके समय को चंद वंश का स्वर्ण काल माना जाता है कुमाऊं में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कुमाऊं में किस चंद राजा के काल को स्वर्णकाल कहते हैं कुमाऊं का, तो आप इसी जगत चंद का नाम लेंगे। तो इनका टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन याद करना, 1000 गायों को दान देने वाला चंद शासक कौन था? 1000 गायों का इसने दान किया था जगत चंद ने। ठीक है, चेचक से इसकी मृत्यु होती है, यह भी पूछा जा सकता है। टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के संरक्षण कमेटी के किस अध्यक्ष ने 1917 में लिखित न्याय व्यवस्था हेतु नरेंद्र हिंदू लॉ का निर्धारण किया था? देखिए, नरेंद्र हिंदू लॉ, इस किताब की रचना हरि कृष्ण रतूड़ी के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि नरेंद्र शाह के संरक्षण कमेटी के किस अध्यक्ष ने लिखित न्याय के लिए इस किताब को अपनाया था, इसको डिसाइड किया था? यह अपनाया था म्यूर नाम का जो अधिकारी है इसने। यह नरेंद्र शाह की संरक्षण कमेटी का अध्यक्ष था और इसके द्वारा इस पुस्तक का चयन किया गया। इसको लिखित किसने किया है? लिखा है हरि कृष्ण रतूड़ी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राजा ऑफ हर्सिल कहा जाता है? तो हर्सिल का राजा पूछा है, किंग ऑफ कुमाऊं नहीं पूछा है, तो हेनरी रैमजे आंसर नहीं होगा। हर्सिल का राजा, या जैसे हमने कल भी देखा था कि उत्तराखंड में किसे अंग्रेज राजा कहा जाता था, यह कहा जाता था विल्सन को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रद्युमन चंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला, यह मूलतः पवार राजवंश का था, पहला वाला आपका सही है। जो प्रद्युमन चंद थे ललित शाह के पुत्र थे और प्रद्युमन चंद के नाम से ये कुमाऊं की गद्दी पर बैठे। बाद में गढ़वाल के भी शासक बनते हैं प्रद्युमन शाह के नाम से। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों गद्दियों पर बैठने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? प्रद्युमन चंद। ठीक है, 1779 से लेकर 1786 तक इसने कुमाऊं पर शासन किया, यह भी आपका सही है। 1786 में जयकृष शाह जो गढ़वाल के राजा थे, इनके चचेरे भाई थे, वो आत्महत्या कर लेते हैं देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में और ये कुमाऊं की गद्दी छोड़कर कहां आ जाते हैं? गढ़वाल आ जाते हैं। ठीक है, 1786 में कुमाऊं छोड़कर श्रीनगर की गद्दी पर बैठा, ये आपका सही है, अभी हमने देखा। 1789 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जो प्रद्युमन चंद थे या प्रद्युमन शाह थे, इनकी जो मृत्यु होती है वो 1804 में खुड़बुड़ा का जो युद्ध था गोरखाओं और पवार वंश के बीच में हुआ था। 14 मई 1804 को यह अंतिम युद्ध हुआ, खुड़बुड़ा के मैदान में हुआ देहरादून में, और इसी युद्ध में इसी दिन 14 मई 1804 को इनकी मृत्यु होती है, ये वहां पर शहीद हो जाते हैं। तो चौथा वाला आपका गलत है। प्रद्युमन शाह को लेकर के 2-3 बातें और हैं। जैसे मैंने आपको कहा, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह शासन करने वाला ये पहला शासक है। इसका जो भाई था चरित्रहीन राजकुमार, उसे कहा जाता है पवार वंश का, उसका नाम है पराक्रम शाह। ठीक है, गोरखाओं से इसने संधि करी थी, लंगूरगढ़ की संधि 1791 में। इसी के शासनकाल में 1795 में भीषण अकाल पड़ता है, जिसे 51वीं के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है 51वीं 52वीं का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे अकाल से है। और किसके शासनकाल में हुआ और कब हुआ? तो प्रद्युमन शाह के काल में 1795 में। मौला राम का एक प्रसिद्ध चित्र है दंपत्ति नाम से, वह दंपत्ति चित्र किस दंपत्ति का है? तो प्रद्युमन शाह और इनकी पत्नी का है। ठीक है, खुड़बुड़ा के मैदान में, खुड़बुड़ा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस सिरमौर राजा को सुलेमान शिकोह पर नजर रखने का आदेश दिया था? देखिए, सुलेमान शिकोह जो दारा शिकोह का पुत्र था। जब औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में उत्तराधिकार के युद्ध शुरू होते हैं, सुलेमान शिकोह भाग कर आ जाते हैं गढ़वाल में और पृथ्वीपति शाह इनको शरण देते हैं। औरंगजेब उस समय जो सिरमौर का शासक था, यानी हिमाचल प्रदेश का जो शासक था, उसका नाम था सौभाग्य प्रकाश। इसको आदेश देता है कि इसके ऊपर नजर रखी जाए। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कई बार सुलेमान शिकोह को लेकर सवाल आया है कि कब आया था ये। 1658 में आया था। किसने शरण दी? पृथ्वीपति शाह ने दी थी। ठीक है, क्वेश्चन याद करेंगे, नजर रखने को किसको कहा गया? सौभाग्य प्रकाश को। एक और चीज, पृथ्वीपति शाह को कई बार कहा गया मुगलों की तरफ से कि इसको हमें सौंप दिया जाए। पृथ्वीपति शाह हर बार मना कर देते थे, लेकिन जो इनके पुत्र थे मेदिनी शाह,
उनकी मदद से सुलेमान शिकोह को मुगलों को सौंप दिया जाता है, यह क्वेश्चन भी बनता है। और बाद में मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया जाता है पृथ्वीपति शाह के द्वारा। ठीक है, मेदिनी शाह ने सुलेमान शिकोह को किसके हाथों सौंपा था? तो जय सिंह के जो पुत्र थे उनका नाम है राम सिंह, उनके हाथों में सौंप दिया था कोटद्वार में। बाद में इनको दिल्ली दरबार में पेश किया गया और फिर हत्या कर दी गई। कथन 1 और कारण R के संदर्भ में सही कथन आपने चुनना है। चलिए पहले कथन देखते हैं। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक करा जाता है या कहा जाता है। ठीक है, तो देवी चंद जो था इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, यह आपका सही है। कारण क्या दिया है? इसके निर्णय विचित्र होते थे, जैसे हवाला बाग के पेड़ों को इसने कपड़े से ढकना शुरू किया ताकि पेड़ों को ठंड ना लगे। तो ये भी इसी का फैसला था, काफी विचित्र फैसला था, इसीलिए इसके इन्हीं फैसलों की वजह से इसे कुमाऊं का तुगलक कहा गया। तो कथन भी सही है और कारण भी आपका सही है। देवी चंद की अगर हम बात करते हैं, देवी चंद आपका 1720 से लेकर 1726 तक कुमाऊं में शासन करता है, जिसके काल को स्वर्णकाल कहते हैं। उसी के बाद ये राजा बनता है। देवी चंद को एटकिंसन के द्वारा कुमाऊं का तुगलक कहा गया था। ठीक है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी इसी को कहा जाता है। इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि देवी चंद अपने चाटुकारिताओं से घिरा हुआ था। जो इसके चाटुकार थे लगातार इसे खुश करते रहते थे, इसकी तारीफें करते रहते थे, झूठी तारीफ, उनसे ये काफी ज्यादा घिरा रहता था। और वही लोग इससे तरह तरह के कार्य करवाते थे कि अगर आप ये कर देंगे तो एक महान राजा बन जाएंगे, विक्रमादित्य की तरह बन जाएंगे। तो विक्रमादित्य बनने के लिए इसने पूरा खजाना खाली कर दिया था। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस चंद राजा ने विक्रमादित्य बनने की चाह में पूरा राजकीय कोष खत्म कर दिया था? वो भी देवी चंद था। ठीक है, इसके कई सारे फैसले अलग अलग होते थे, जैसे एक विचित्र फैसला तो आपने यहां पर देखा। इसके अलावा इसने काफी प्रयास किया श्रीनगर को दोबारा से जीतने का। जगत चंद ने जीता था, फतेहपति शाह को हराया था और एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। बाद में उस ब्राह्मण ने वापस फतेहपति शाह को दे दिया। इसने देवी चंद ने दोबारा से प्रयास किया श्रीनगर को जीतने का, लेकिन जीत नहीं पाता था। तो इसने क्या किया, हवाला बाग में एक पहाड़ी का नाम इसने श्रीनगर रख दिया और उस पर कब्जा कर लिया अपनी ही जमीन पर, और फिर उसका इसने विजय उत्सव भी मनाया। तो इस प्रकार के फैसलों के लिए इसे जाना जाता था कुमाऊं का तुगलक। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित में से कब टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने चीफ कोर्ट को समाप्त किया और हाई कोर्ट की स्थापना करी? इनकी स्थापना किसने करी थी? अब आपको हमेशा याद रहेगा, प्रताप शाह ने। और इनको खत्म किसने किया? नरेंद्र शाह ने। 1938 में 7 अक्टूबर को चीफ कोर्ट को खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना करी गई। क्वेश्चन आता है टिहरी में हाई कोर्ट किसने बनवाया? तब आप कहेंगे नरेंद्र शाह। इस हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? यह बनाया गया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। इनको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस चंद शासक ने श्रीनगर न विजित कर पाने की स्थिति में हवाला बाग के निकट पहाड़ी का नाम श्रीनगर रखा और विजय उत्सव मनाया? तो कौन सा राजा था? कुमाऊं का तुगलक देवी चंद। ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्न में से किस चंद शासक ने अफगानी दाऊद खान को अपना सेनापति बनाया, जिसने दिल्ली और रोहिलखंड के विरुद्ध अभियान में सहयोग दिया था? एक और विचित्र फैसला था यहां पर देवी चंद का। इसने अफगान दाऊद खान को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया और दाऊद खान ने इसकी इतनी तारीफें करी कि इसने सीधा दिल्ली पर ही आक्रमण करने की सोच ली। और जब इसको लगा कि यह पराजित हो जाएगा, दाऊद खान मुगलों की सेना से जाकर मिल गया, तो फिर देवी चंद को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। तो किसका सेनापति था दाऊद खान? यह भी देवी चंद का था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कब टिहरी राज्य में कोर्ट्स एक्ट लाया गया था? तो टिहरी में कोर्ट्स एक्ट ये लाया गया था 1945 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और इस कोर्ट एक्ट के तहत हाई कोर्ट, सिविल जज, जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, फर्स्ट डिवीजन कोर्ट हो गए, सेकंड डिवीजन के कोर्ट, थर्ड डिवीजन के कोर्ट, उन सब की स्थापना करी गई और अलग अलग न्याय व्यवस्था यहां पर बनाई गई टिहरी के अंदर। किसके माध्यम से? कोर्ट एक्ट के माध्यम से, जो 1945 में आया था नरेंद्र शाह के काल में। मेदिनी शाह अपने पिता पृथ्वीपति शाह की इच्छा के विरुद्ध सुलेमान शिकोह को निम्न में से किस स्थान पर मुगलों यानी राम सिंह को सौंप दिया था? तो राम सिंह जय सिंह के पुत्र थे। ठीक है, सुलेमान शिकोह को ले जाने के लिए इन्हीं को भेजा जाता है और इनको सुलेमान शिकोह कोटद्वार के नजदीक दिया गया था। किसके द्वारा? मेदिनी शाह के द्वारा।
चंद शासक अजीत चंद के शासन काल में सत्ता वास्तविक रूप से किसके हाथों में रही थी? तो चंद शासक था अजीत चंद और इसके काल में सत्ता माणिक गैणा और पूरणमल गैला के हाथों में रहती थी। ए और सी यानी विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, जो देवी चंद था कुमाऊं का तुगलक, उसके काल में ये दोनों शक्तिशाली हो जाते हैं। दोनों बाप बेटे थे, ठीक है। पूरणमल यहां पर बेटा था और इसका बाप का नाम था माणिक मल गैणा। तो ये दोनों धोखे से देवी चंद की हत्या कर देते हैं और फिर गद्दी पर बैठता है अजीत चंद। और अजीत चंद के काल में ये दोनों सर्वे सर्वा हो जाते हैं प्रशासन के और इतना अत्याचार करते हैं कुमाऊं की जनता पर, इनके काल को गैड़ागर्दी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है, किस राजा के काल में गैड़ागर्दी अपने चरम पर थी? वो है अजीत चंद। बाद में अजीत चंद को भी ये दोनों मरवा देते हैं। संपूर्ण मुगल काल में गढ़वाल का एकमात्र मनसबदार कौन था? तो एकमात्र मनसबदार यानी औरंगजेब की तरफ से किसको माना गया, किसको औरंगजेब ने अपने दरबार में नियुक्त किया, किसको पैसे देता था? एक ही व्यक्ति था यहां पर, मेदिनी शाह। कहा जाता है कि मेदिनी शाह को जब पृथ्वीपति शाह ने यहां से देश निकाला दिया तो ये दिल्ली गया और औरंगजेब के दरबार में रहने लगा। हालांकि बहुत जल्द इसकी भी मृत्यु वहां पर हो जाती है। ब्रिटिश काल में निम्न में से कब उत्तराखंड क्षेत्र में पहली बार भूमि बंदोबस्त किया गया था? तो उत्तराखंड में पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था? यह हुआ था 1815-16 में गार्डनर और ट्रेल के नेतृत्व में हुआ था। देखिए, 1815 में गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं के अंदर हुआ और गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त विलियम ट्रेल के द्वारा करवाया गया, क्योंकि उस समय जो गवर्नर था, जो यहाँ का कमिश्नर था कुमाऊं का, वो गार्डनर था। तो गार्डनर के नेतृत्व में माना जाता है, लेकिन जो प्रमुख बंदोबस्त अधिकारी था वो विलियम ट्रेल था। इसीलिए कुछ जगहों पर दिया है कि ब्रिटिश काल का जो पहला बंदोबस्त हुआ किसने करवाया? कुछ जगहों पर गार्डनर है, कुछ जगहों पर ट्रेल है। बंदोबस्त अधिकारी ट्रेल था, गढ़वाल में इसने करवाया और कुमाऊं में कमिश्नर गार्डनर ने करवाया, ठीक है। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में टोटल 12 भूमि बंदोबस्त होते हैं। पहला वाला तो हमने देख लिया। इसके बाद दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 में होता है। इसे पूरा का पूरा विलियम ट्रेल ने करवाया। इसके बाद विलियम ट्रेल ने 1817 में करवाया, फिर 1818 में करवाया। तो इन तीनों को आपने ध्यान रखने हैं। फिर 1823 में 80 साला बंदोबस्त वो करवाता है, ठीक है। भूमि बंदोबस्त के ऊपर जो कुमाऊं में हुए, गढ़वाल में हुए पूरे 12 भूमि बंदोबस्त, उनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना है। अगर आप भूमि बंदोबस्त या लैंड सेटलमेंट जीके ट्रैकर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारी हिस्ट्री का मास्टर वीडियो है उत्तराखंड हिस्ट्री का, उसमें भी मैंने आपको ब्रिटिश काल में जब हमने पढ़ा उसमें इसको डिटेल में दिखा है। 1745 में बाड़ा खेड़ी के निकट हुए रोहिलों से युद्ध में किस गढ़े नरेश ने कुमाऊं नरेश कल्याण चंद को मदद प्रदान करी थी? तो देखिए, गढ़वाल नरेश कौन था उस समय जिसने कल्याण चंद की मदद करी रोहिल्ला आक्रमण के समय? ये थे राजा प्रदीप शाह। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, शुरुआत में जब रोहिल्लाओं का आक्रमण होता है वो कल्याण चंद की सेना को पराजित कर देते हैं, बड़ी आसानी से पराजित कर देते हैं। उसके बाद प्रदीप शाह अपनी सेना को भेजते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं की संयुक्त सेना पहली बार एक युद्ध लड़ने जा रही थी। दूनागिरी का युद्ध इसको कहा जाता है। 1743-44 में ही लड़ा गया। प्रदीप शाह और कल्याण चंद दोनों संधि कर लेते हैं रोहिलाओं के साथ। रोहिलाओं को कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि वो कुमाऊं से हट जाएं। कुमाऊं से वो दूर चले जाते हैं, लेकिन कुमाऊं के नजदीक ही अपनी एक छावनी वहां पर बना देते हैं। बाद में शिवदेव जोशी के नेतृत्व में दोनों की संयुक्त सेना एक बार फिर लड़ती है। बाड़ा खेड़ी का युद्ध होता है और इस युद्ध में रोहिलाओं को पूरी तरीके से कुमाऊं से खदेड़ दिया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। फरतयालों का गदर नामक घटना निम्न में से किस चंद शासक के समय में घटी थी? देखिए, फरतयालों का गदर चंद काल में हमने शुरुआती वीडियो में भी देखा कि दो धड़े महत्वपूर्ण थे, एक मेहरा धड़ा और एक आपका फरतयाल धड़ा। जब कल्याण चंद की मृत्यु हुई, उनका बेटा गद्दी पर बैठा, उसका नाम था दीपचंद। दीपचंद को थोड़ा सा मंदबुद्धि राजा यहां पर माना गया है। दीपचंद गद्दी पर बैठे 1747 में और इनका संरक्षक कल्याण चंद ने शिवदेव जोशी को चुना था, जो शिवदत्त जोशी के नाम से भी जाने जाते हैं। शिवदेव जोशी जो थे वो मेहरा धड़े के व्यक्ति थे। तो फरतयाल धड़ा जो था वो राजा बनाना चाहता था अमर सिंह रौतेला को,
और इसको लेकर के एक विद्रोह होता है। नैनीताल के चोरगलिया क्षेत्र में यह विद्रोह होता है और इसी विद्रोह को कहा जाता है फड़तयालों का गदर। किसको राजा बनाने को लेकर हुआ था? अमर सिंह रौतेला को लेकर हुआ था। शिवदेव जोशी इस विद्रोह का दमन कर देता है और अमर सिंह रौतेला जो राजा बनना चाहता था कहां भागकर चला जाता है? गढ़वाल चला जाता है। ठीक है, इसी घटना को कहते हैं फड़तयालों का गदर। किसके समय में हुआ? दीपचंद के काल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उकसाने पर गढ़ नरेश प्रदीप शाह ने 1754 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था? अब देखिए, फड़तयालों का गदर हुआ, उसमें अमर सिंह रौतेला तो भागकर गढ़वाल चला गया, उसके साथ एक व्यक्ति और था जो भागकर गढ़वाल चला गया था, उसका नाम था हरिराम जोशी। और इसी के उकसाने के बाद प्रदीप शाह आक्रमण करते हैं 1754 में कुमाऊं के ऊपर, हालांकि पराजित हो जाते हैं। अब ये हरिराम जोशी कौन है? शिवदेव जोशी संरक्षक था राजा का, दीपचंद का। हरिराम जोशी शिवदेव जोशी का ही चचेरा भाई था। इसको काशीपुर का प्रमुख बनाया जाता है शिवदेव जोशी के द्वारा, लेकिन यह शिवदेव जोशी की जगह पर आना चाहता था। तो जब फड़तयालों का गदर होता है ये उसमें फड़तयालों की मदद करता है, बाद में इसको भी भागना पड़ता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने यहां खसरा सर्वेक्षण पर आधारित राजस्व प्रणाली को प्रारंभ किया था? तो खसरा सर्वेक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया था? जॉन हेलेट बेटन ने शुरू किया था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जॉन हेलेट बेटन की बात करें 1848 से लेकर 1856 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। कुमाऊं कमिश्नर बनने से पहले ये एक भूमि बंदोबस्त करवाता है कुमाऊं में, जिसे कहा गया 20 साला बंदोबस्त। ये आपका 8वां भूमि बंदोबस्त था। 1844 में कुमाऊं में करवाता है और 1840 में गढ़वाल में करवाता है, और इसी के तहत ये खसरा सर्वेक्षण पर आधारित राजस्व प्रणाली की शुरुआत करता है। बेटन के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है ब्रिटिश कुमाऊं शासन का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? बेटन के काल को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पंवार राजा के काल को मुख्य रूप से पंवार एवं चंद राजा के मित्रता के काल के लिए जाना जाता है? हमने कई बार ऊपर से अभी तक हम रोहिला आक्रमण के बारे में जानते हुए आ रहे हैं। अब आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि उस समय क्या क्या घटनाएं घटी, किस सीक्वेंस में घटी। अब आप आसानी से बता देंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। मित्रता का काल पंवार राजा कौन था उस समय? प्रदीप शाह के काल के समय को माना जाता है। ठीक है, तामाडौड़ या तामाचौन का युद्ध जिसका नेतृत्व कुमाऊं की ओर से शिवदत्त जोशी और गढ़वाल की तरफ से नरपति गुलेरिया कर रहे थे, यह युद्ध कब हुआ था? तो अभी मैंने आपको ऊपर कहा हरिराम जोशी भागकर कुमाऊं से गढ़वाल चले जाते हैं, प्रदीप शाह को उकसाते हैं कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। इससे पहले मित्रता चल रही थी, लेकिन अब प्रदीप शाह आक्रमण करेंगे और अपने सेनापति को भेज देंगे नरपति गुलेरिया। कुमाऊं से कौन आएगा? राजा का संरक्षक शिवदेव जोशी। ये शिवदेव जोशी कुमाऊं का चाणक्य कहे जाने वाले हर्षदेव जोशी के पिता हैं। ठीक है, इन्हीं की मृत्यु होती है 1764 में, और उसी के बाद कुमाऊं में चंद्रवंश का पतन पूरी तरीके से शुरू हो जाता है। जो युद्ध हुआ था ये 1755 में हुआ था, जिसमें पंवार वंश यहां पर पराजित हो जाता है। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का सहयोग निम्न में से किसने किया था? तो देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। हरिराम जोशी जो भागकर गढ़वाल चला गया था, पंवार वंश के हारने के बाद वापस कुमाऊं में चला गया। 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, मुगलों का आदेश आया चंद्रवंश के राजा के पास कि आप अपनी सेना अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में भेजिए, इसकी मदद के लिए भेजिए। तो यहां से किसको भेजा गया था? दो व्यक्ति, हरिराम जोशी को और बीरबल नेगी को भेजा गया था। ऑप्शन ए और सी इसका सही आंसर होगा। किसने भेजा था? दीपचंद ने। उस समय कुमाऊं में राजा कौन है? दीपचंद है, और उसका संरक्षक कौन है? शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खान भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, 1945 में किस टिहरी रियासत के राजा के समय सिविल जज कोर्ट तथा प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के जजों के अधीन न्याय व्यवस्था शुरू हुई? तो अभी हमने बताया था 1945 में क्या आता है? कोर्ट्स एक्ट आता है, और किसके काल में आया है? नरेंद्र शाह के काल में, जिसके तहत यह व्यवस्था शुरू करी गई। जहांगीर नामा के अनुसार सर्वप्रथम मुगल दरबार में पहुंचने वाला परमार शासक कौन था? तो जहांगीर नामा के अनुसार मुगलों से मुलाकात करने वाला पहला परमार शासक था श्याम शाह।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों की मुलाकात 1621 में होती है। आगरा के अंदर इन दोनों की मुलाकात होती है। ठीक है। राजा दिलीप चंद की रानी जिनकी मृत्यु के पश्चात उसकी अष्टधातु की 4 फीट की मूर्ति जागेश्वर मंदिर में रखवाई गई थी, उनका नाम क्या है? तो राजा दीपचंद यहां पर करना। ठीक है, दिलीप चंद नहीं होगा, राजा दीपचंद। दीपचंद की जो पत्नी थी, इनकी 2 पत्नियां प्रमुख थी। एक थी इनकी बड़ी रानी जिसका नाम था दिलीप मंजरी और एक छोटी रानी जिसका नाम था श्रृंगार मंजरी। दिलीप मंजरी की मृत्यु होती है और इनकी एक अष्टधातु की मूर्ति जागेश्वर मंदिर में रखवाई जाती है। श्रृंगार मंजरी जब शिवदेव जोशी की मृत्यु हो जाती है 1764 में, उसके बाद शासन में दखल देना शुरू करती है श्रृंगार मंजरी। मोहन गोसाई को सेनापति नियुक्त कर देती है और वही मोहन गोसाई बाद में मोहनचंद के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। तो श्रृंगार मंजरी थी जो दखल देना शुरू करती है राज के अंदर। ठीक है। और दिलीप मंजरी जिसकी मृत्यु के बाद इनकी एक मूर्ति को मंदिर में रखवाया गया था। टिहरी रियासत में शासन प्रबंधन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो टिहरी से संबंधित 4 स्टेटमेंट हैं, चलिए देखते हैं। ग्राम स्तर पर कामदार नामक कर्मचारी की नियुक्ति होती थी टिहरी में, सही है। नरेंद्र शाह ने 1920 में चौरास पट्टी और भरदार पट्टी में सबसे पहले 2 ग्राम पंचायतों की स्थापना करी। टिहरी में ग्राम पंचायतों की स्थापना कौन शुरू करवाता है? नरेंद्र शाह करवाता है। सबसे पहले 2 ग्राम पंचायतें इनके द्वारा 1920 में बनाई गई थी। ठीक है। 1922 में टिहरी में ग्राम पंचायत नियम पारित किए गए, ये भी आपका सही है। ग्राम पंचायतें बननी शुरू हो गई 1920 से। इनसे संबंधित जो नियम थे वो 1922 में लाए गए। मानवेंद्र शाह ने टिहरी में सबसे पहले पुलिस व्यवस्था प्रारंभ करी। पुलिस व्यवस्था अब आपको अच्छे से याद है, प्रताप शाह होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पवार राजा के समय से शाह उपनाम वंशानुगत हो गया था? तो शाह उपनाम किसके बाद सारे राजाओं ने लगाना शुरू किया? बलभद्र शाह के बाद से। इससे पहले पवार राजाओं का जो उपनाम होता था, जो नामांत होता था, वो पाल पे होता था, जैसे सहजपाल, अजयपाल, कनकपाल। लेकिन इसके बाद, इसको भी पहले बलभद्रपाल कहते थे, लेकिन इसने बाद में शाह की उपाधि धारण करी और बलभद्र शाह हो गया। बाद में सारे पवार राजाओं ने अपने नाम के साथ बलभद्र शाह की तरह शाह नाम लगाना शुरू किया। ठीक है। इसको लेकर 1-2 क्वेश्चन और याद करना। अकबर के कुछ विद्रोही थे जो विद्रोह करके गढ़वाल में भाग कर आ गए थे, यहाँ की पहाड़ियों में छुप गए थे। अकबर के विद्रोहियों को पकड़कर दिल्ली भेजने का काम बलभद्र शाह ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन आता है, पवारों और मुगलों के बीच में राजदूत भेजने की प्रथा किसके काल में शुरू हुई? तो आप कहेंगे बलभद्र शाह के काल में। ठीक है। इसने बहादुर शाह की उपाधि भी धारण करी थी, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है, पवार शासक फतेह शाह के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला, इसने तिब्बत के दावा प्रांत के तिब्बती राजा को पराजित किया और कर देने के लिए मजबूर किया, यह आपका सही है। इसने चांदी की मुद्राएं भी प्रचलित करी, यह भी सही है। यह चंद राजाओं से कभी पराजित नहीं हुआ, गलत हो जाएगा, जैसा मैंने आपको भी बताया था, जगत चंद ने इसे पराजित किया था। ठीक है। तीसरा वाला गलत है। इसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान करी थी, यह भी सही है। टिहरी राज्य में वाद विवाद से संबंधित रजिस्टर जिसमें विभिन्न वादों को लिखा जाता था, उसे क्या कहते थे? तो वाद विवाद से संबंधित रजिस्टर इसे फर्द तनाजा कहते थे, जैसा हमने ऊपर देखा। निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए प्रति परिवार 1 रुपए कर लेता था, जो कि पूल कर या जजिया कर के समान था? तो जजिया कर किसने लगाया था? आपको अच्छे से पता है, बाज बहादुर चंद, वही इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। पवार राजा ललित शाह की मृत्यु निम्न में से कब होती है? तो ललित शाह जो 1772 में प्रदीप शाह के बाद गद्दी पर बैठते हैं, बगवाली पोखर के युद्ध में मोहनचंद को पराजित करते हैं और अपने बेटे प्रद्युमन शाह को दीपचंद का दत्तक पुत्र बनाते हैं और प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठाते हैं। ललित शाह की मृत्यु होती है 1780 में, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कहा जाता है मलेरिया से इनकी मृत्यु हो गई थी। निम्न में से किस चंद शासक ने विक्रमादित्य के समान बनने के लिए अनेक राजहित विरोधी कार्य किए थे? तो कौन विक्रमादित्य बनना चाहता था? देवीचंद बनना चाहता था और इसीलिए इसने सारे राजकोष को खत्म कर दिया। जहांगीरनामा के अनुसार किस चंद राजा के राज्य में सोने की खान थी?
तो देखिए जहांगीर नामा में कुमाऊं के लक्ष्मी चंद का भी उल्लेख किया गया है। लक्ष्मी चंद का उल्लेख जहांगीर नामा में मिलता है और इसे धनी राजा बताया गया है। उसमें यह भी बताया गया है कि इसके राज्य में एक सोने की खान थी, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है 1785 में हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में कुमाऊं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिससे गढ़वाल नरेश जयकृत शाह ने भागकर शरण ली थी। देखिए कुमाऊं के अंदर शासन कर रहे हैं प्रद्युमन शाह, ठीक है, प्रद्युमन चंद के नाम से, और गढ़वाल में इन्हीं के चचेरे भाई जयकृत शाह का शासन है। दोनों के संबंध आपस में अच्छे नहीं थे। प्रद्युमन शाह के कहने पर जो हर्षदेव जोशी है, ये इसी का प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं, गढ़वाल पर आक्रमण करता है, श्रीनगर में लूटपाट करता है, बहुत ज्यादा विनाश करता है श्रीनगर पे आकर के 1785 में। और इस घटना को जोशियाणी कांड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है जोशियाणी कांड कब घटित हुआ? 1785 में। यही घटना थी जब हर्षदेव जोशी को आक्रमण के लिए यहां भेजा गया। जो जयकृत शाह थे ये शरण ले लेते हैं देवप्रयाग में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। बाद में जो सिरमौर के राजा थे मानधाता प्रकाश, उनकी मदद से ये पराजित करते हैं प्रद्युमन शाह को, लेकिन फिर इनकी पराजय हो जाती है। लगातार आंतरिक विद्रोहों से ये परेशान थे, षड्यंत्रों से परेशान थे। वापस जाते हैं देवप्रयाग में, यहाँ का जो रघुनाथ मंदिर था वहां पर ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो इनको भी ध्यान रखना, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस युद्ध में अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद की हार हुई और कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन हो गया? हम पढ़ते हैं कि 1790 में गोरखाओं ने चंद राजा को पराजित कर दिया, और वह युद्ध कौन सा था? हवाला बाग का युद्ध था। छोटी सी लड़ाई होती है और वहीं पर महेंद्र चंद पराजित हो जाता है। पवार राजवंश में वह कर जिसमें उपज का एक भाग राजकोष में जमा किया जाता था उसे क्या कहते हैं? तो कुछ दिन पहले ही हमने इसको कवर किया था कि अनाज का ऐसा भाग जितना आपने उगाया आपके लिए हो गया, अब जो ज्यादा बच गया है वो आपको कहां देना होता था? राज दरबार में देना होता था, उसे बैकर कहते थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्न में से कौन सा चंद शासक 2 बार सिंहासन रूढ़ हुआ था? यानी कौन सा चंद राजा है, एकमात्र चंद राजा जो 2 बार गद्दी पर बैठा? सही आंसर है मोहनचंद। मोहनचंद ने 1777 में दीपचंद को गद्दी से हटाया और कुमाऊं का राजा बन गया। 1779 तक यह राजा बना रहा। 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध होता है, ललित शाह इसे पराजित कर देता है और अपने बेटे को राजा बना देता है। इसके बाद जब प्रद्युमन शाह कुमाऊं से वापस गढ़वाल चला गया 1786 में, मोहनचंद दोबारा से आक्रमण करता है, हर्षदेव जोशी को हराता है और 86 में दोबारा से कुमाऊं का राजा बन जाता है। तो 2 बार गद्दी पर बैठा 1777 में और फिर 1786 से लेकर 1788 तक ये गद्दी पर रहता है, ठीक है। निम्नलिखित किस घटना को उत्तराखंड के इतिहास में गोरख्याली नाम से जाना जाता है? तो गोरख्याल शब्द यह बताता है गोरखाओं के अत्याचारी शासन को, ठीक है। क्वेश्चन आता था कि गोरख्याली शब्द किसका प्रतीक है? आप कहेंगे क्रूरता का प्रतीक है। नेक्स्ट है नरेंद्र शाह के शासन काल में निम्न में से कब पटवारियों को थानेदारी का अधिकार दिया गया? तो टिहरी रियासत में पटवारियों को थानेदार के अधिकार दिए गए थे 1942 में। ऑप्शन बी। गोरखा कालीन वह कर जो शुभ अवसरों पर शादी विवाह के समय लिया जाता था। शुभ अवसरों पर गोरखा काल में शादी अवसरों के समय में लिया जाता था टीका भेंट। ऑप्शन बी। निम्नलिखित किस पवार शासक की आज्ञा से शंकर गुरु ने वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना करी? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो ग्रंथ है वास्तु शिरोमणि, इसके रचयिता कौन है? आप कहेंगे शंकर गुरु या शंकर कवि। किसके दरबारी थे? ये दरबारी थे श्याम शाह के, और इन्हीं के कहने पर ये इस ग्रंथ की रचना करते हैं। वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद हरिराम त्रिपाठी द्वारा कब किया गया था? देखिए वर्ष भी पूछा गया है और व्यक्ति का नाम भी पूछा गया है। पहले आपसे पूछा गया वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया है? आंसर करेंगे हरिराम त्रिपाठी। और कब किया? 1906 में किया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसको आपने याद करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड हिस्ट्री के 50 और क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया। अब आपके टोटल 900 प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री की आपकी 2 से 3 क्लासेस और आएंगी और पूरी उत्तराखंड हिस्ट्री एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम कवर कर जाएंगे।
इसके बाद जैसा मैंने कल भी कहा था, आपकी जो अदर टॉपिक्स हैं जिसमें हम अभी वनों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देख रहे हैं, ऐसे ही टॉपिक वाइज सीरीज चलती रहेगी और एक दूसरी सीरीज को शुरू करेंगे जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी की थ्योरी को चैप्टर वाइज कवर कर जाएंगे। साथ ही बहुत जल्द हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर जो लूसेंट की सीरीज हमने शुरू करनी थी, बेसिक से लेकर पूरी लूसेंट के शॉर्ट नोट्स को, जैसे हमने परीक्षा वाणी को कवर किया था चैप्टर वाइज, वैसे ही पूरी लूसेंट को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। उसकी सीरीज भी आपकी इसी हफ्ते से सेकंड चैनल पर शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।